नमस्ते और जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज हमारे साथ है प्रतीक बोराडे जी और हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पिछले एक हफ्ते से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और वो मूवी है पुष्पा टू। तो प्रतीक जी आपने आपके चैनल पे इसके काफी वीडियोस किए हैं पर जी। दर्शकों को अगर हम बताना चाहे आपका एक ओपनिंग रिमार्क पुष्पा टू आपको जाते ही थिएटर में आपको क्या फील हुआ पुष्पा देख के? 3 घंटे और 20 मिनट की फिल्म है, पर एक सेकंड के लिए भी कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ किसी बात को उन्होंने खींचा है या कोई अननेसेसरी सीन हो। पूरा शुरुआत से अंत तक फिल्म के साथ में मैं बना हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू सिंबल्स को जिस प्रकार से फिल्म में सेलिब्रेट किया गया है, वो बात देख करके सबसे ज्यादा मन में खुशी मिलती है। जो जतरा वाला सीन है वो तो आइकॉनिक है। और एक गैंगस्टर ड्रामा होते हुए भी डायरेक्टर सुकुमार, उन्होंने जिस प्रकार से एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पारंपरिक दृष्टि से जो सामाजिक, वैवाहिक और पारिवारिक चित्रण किया है, वो इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और वही बात दर्शकों को इस फिल्म से जोड़ेगी। आप देखिए, गैंगस्टर ड्रामास तो बॉलीवुड ने भी बहुत बनाए हैं, जैसे कि रईस का उदाहरण ले लीजिए, जो अब्दुल लतीफ नाम का, जो बम धमाकों में जिसका नाम आ चुका है, ऐसे लोगों को इन्होंने ग्लोरीफाई किया हुआ है। हसीना पारकर जैसे का एक फिल्म का हम एक उदाहरण दे सकते हैं। और दाऊद इब्राहिम के ग्लोरिफिकेशन वाली तो लंबी लिस्ट इन लोगों की पड़ी हुई है। गंगूबाई वंस काठियावाड़ी जैसी अपॉन अ टाइम फिल्म का हम उदाहरण। हाँ। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हाँ, वगैरह वो वो सब तो दाऊद पूरा है। इब्राहिम वाली तो वो बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। और उसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी का उदाहरण दे सकते हैं हम। तो इस प्रकार की गैंगस्टर ड्रामा के नाम पर ये कचरा इन लोगों ने अभी तक हमें परोसा था। पर यहाँ पर एक बहुत ही ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ गैंगस्टर ड्रामा हम इसे कह सकते हैं। और बॉलीवुड में भी कुछ अगर इक्का दुक्का उदाहरण मिले तो एक सत्या का, या सरकार जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, जिसे गॉडफादर का ही रीमेक कहा जाता है, हिंदी रीमेक कहा जाता है। वो दोनों फिल्में भी एक तेलुगु फिल्म मेकर के द्वारा ही बनाई गई थी और उसमें भी कोई बॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस कहीं पर भी जुड़ा हुआ नहीं था। और बहुत सारे वैसे राष्ट्रवादी मित्र भी है, उनके मन में थोड़ा सा ये संदेह है कि भाई एक गैंगस्टर को उन्होंने पूजा पाठ करते हुए दिखाया, तो इसमें हिंदुत्व का सेलिब्रेशन कैसे हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो इवन मैं गैंगस्टर ड्रामा का उदाहरण दे रहा हूं तो गॉडफादर का उदाहरण ले लीजिए। उसमें जो फिल्म है, जो परिवार उन्होंने दिखाया, क्राइम फैमिली उन्होंने दिखाई है, वो एक्सट्रीमली रिलीजियस और एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है। वहां पर जो व्हाइट मेल पेट्रियार्क है, वो फैमिली फर्स्ट उसकी विचारधारा है, परिवार को वो सबसे आगे रखता है। और वो कहीं पर भी एंटी क्रिश्चियन है, ऐसा कोई बोले तो वो मूर्खता ही हम कह सकते हैं। उल्टा जो मिशनरी इकोसिस्टम है, उन्होंने तो 50 नहीं सैकड़ों आर्टिकल मिल जाएंगे, मैंने तो कुछ आर्टिकल्स भी दिखाए थे हमारे वीडियो में। वो ये कह रहे हैं कि भाई द गॉड फादर ने हमें कैसे एक बेटर क्रिश्चियन बनाया। कैथोलिक व्यू से बहुत सारे उसके मूवी के रिव्यू मिल जाएंगे, कैथोलिक सिंबल्स को कैसे उसमें सेलिब्रेट किया गया है, वगैरह वगैरह। और वही बात भारत में अगर कोई डायरेक्टर बात बनाता है तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। भाई भारत में गैंगस्टर ड्रामा बनेगा तो ऑब्वियसली पुष्पा टू जैसा ही बनेगा ना। तो बाकी जिनको रईस या वगैरह उन जैसी फिल्में पसंद करनी करे, भाई हम तो बायस्ड है, हमें इसी प्रकार का गैंगस्टर ड्रामा अच्छा लगेगा। और काफी लिबरल्स का भी ये एक पॉइंट आ रहा है कि इसमें जो है फेमिनिस्ट नहीं दिखाया है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसको ऐसा दिखाया है कहीं ना कहीं कि वो मेल के ही दबाव में है और मेल मेल पेट्रियार्की को ये फिल्म प्रमोट करती है। हालांकि हम जो फेमिनिस्ट का जो हम ये देखें, उनकी अगर वॉच लिस्ट देखें तो उसमें सारे ये जो फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज या ऐसे टाइप की जो मूवीज है, बॉम्बे बेगम्स, तो ये सब फिल्मों में उनको फेमिनिज्म दिखता है। यहाँ पे जो एक फिल्म है जहाँ पे एक फैमिली स्ट्रक्चर प्रमोट हो रहा है या फिर ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो जी। सब मिल बांट के रहते हैं और वो अपने पत्नी के लिए उसने सीएम बदल दिया इतने हद तक। हालांकि वो फिक्शन, काफी एक्सट्रीम फिक्शन होता है साउथ मूवीज में, पर इतने हद तक वो अपने पत्नी के लिए जा रहा है। पर यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। वैसे हमने एनिमल में भी काफी जो फेमिनिस्ट थे उनका ये रिमार्क देखा था कि वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वो प्रमोट कर रही है मूवी। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल यही बात मुझे फिल्म की सबसे ज्यादा पसंद आई कि सुकुमार, उन्होंने जो डायरेक्टर है, उन्होंने जो पारिवारिक और वैवाहिक चित्रण किया है ना, बहुत ज्यादा सुंदर किया है।
ये फेमिनिस्टों को श्रीवल्ली का पात्र स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लगा? भाई वो महारानी बन करके घर में रह रही है, उसका पति उसके पाँव अपने मुंह पर लगा रहा है, उसके पाँव दबा रहा है, हाथ में ले रहा है, वो पूरा घर में डोमिनेंट है, अपने पति को पूरा उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो ये स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट कैसे नहीं है? इनके अनुसार स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट महिला मतलब वो पति के ऊपर कुछ केस करके उससे अलग हो जाए, एलिमनी लेकर के पूरा मजे से जिए, 4-5 पार्टनर बनाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये इनको स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होना लगता है। परिवार तोड़ने की मानसिकता इनको स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होना लगता है। जो पत्नी पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है, वो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट नहीं है। पति के प्रॉब्लम्स में उसके साथ खड़ी रहे, वो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट नहीं है। वो पेट्रियार्की की दबाव में कुचली हुई महिला इनको लगती है। भाई पति के जीवन में प्रॉब्लम आए तो पूरा दृढ़ता से उसके साथ खड़ी रहे, उसी को तो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट कहा जाएगा ना। परिवार में मैंने हमेशा मैं कई बार कहता हूं, विवाह में न पति इंडिपेंडेंट होता है न पत्नी इंडिपेंडेंट होती है, दोनों का ही एक दूसरे के प्रति उतना ही कर्तव्य होता है, सेम जिम्मेदारियां होती है, एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो वहां कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना हमें स्त्री को इंडिपेंडेंट बनाना है, एक आजकल महिलाओं का एक इंडिपेंडेंट बिजनेस होना चाहिए, भाई पुरुष का भी जो बिजनेस होता है वो पुरुष का नहीं होता, वो परिवार का होता है। उसमें स्त्री का भी उतना ही हिस्सा है, पति का भी उतना ही हिस्सा होता है। पत्नी को इंडिपेंडेंट बनाने के नाम पर पति से तोड़ो, विवाह से तोड़ो, माता पिता से तोड़ो, ये इस प्रकार की एक पूरा फैमिली स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का, तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। और आज वेस्टर्न कंट्रीज में देख लीजिए, सिंगल मदर्स जो है उनके हालात इतने खराब है, ज्यादातर प्रोस्टिट्यूशन में है या फिर ओनली फैंस जैसी वेबसाइट पर है। तो ये इन्होंने महिलाओं को दिया है इंडिपेंडेंट होने के नाम पर। और काम करने की बात हो तो काम करने से कोई मना नहीं कर रहा। और अधिकतर भारतीय महिलाएं वो स्वयं रोजगार से पैसे कमाती है, कोई अचार बेचकर, कोई पापड़ बेचकर, कोई फरसान बेचकर, कोई लड्डू बेचकर, कोई सिलाई काम करके, कोई ब्यूटी पार्लर चला करके, कोई कहीं पर शिक्षिका की नौकरी करता है, कोई शॉप, किसी शॉप में काम करने के लिए जाता है, कहीं पर कोई जॉब करे। भाई ये कोई फेमिनिस्टों ने लिबरेट किया इसलिए महिलाएं काम करती है, ऐसे नहीं। हमेशा से सैकड़ों वर्षों से महिलाएं यहाँ पर पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करती आई है। पहले खेतों में काम करती थी, आज छोटे मोटे जॉब कर रही है। तो ये इंडिपेंडेंट होने की जो बात ये लोग करते हैं ना, यही सबसे बड़ा खतरा है। परिवार से महिलाओं को तोड़ने के लिए ही इस प्रकार की मीठी मीठी बातें की जाती है। और अगर पति किसी अपनी बहन की, पत्नी की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो इनको लगता है कि ये मेल ईगो को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल, मैं पोस्ट देख रहा था फेसबुक पर, उन्होंने लिखा है कि मेल ईगो को सेलिब्रेट करने वाली फिल्में भारत में हिट हो गई। मेल ईगो को सेलिब्रेशन, भाई पुष्पा पूरी फिल्म में अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ रहा है, बहन की रक्षा के लिए लड़ रहा है, पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए लड़ रहा है, और ये इनको मेल ईगो का सेलिब्रेशन लगता है, या मेल गेज से, पुरुषों की दृष्टि से किया गया सामाजिक और पारिवारिक चित्रण इन्हें लगता है। और जो जतरा वाला सीन है ना, वो तो फेमिनिस्टों को सबसे ज्यादा चुभने वाला सीन है। आप देख लीजिए, जब श्रीवल्ली का पात्र मंदिर में जाता है, मंदिर में जाते ही माँ का जो हम महाराष्ट्र में अपन ओटी भरना म्हणतो ना, ओटी भरते हैं, तो साड़ी का पल्लू सामने किया जाता है, उसमें माँ का प्रसाद का जो नारियल होता है और कुछ अनाज होता है, चावल, गेहूं आदि, कंगन होते हैं, हरे कलर के कंगन होते हैं, वो सब डाला जाता है साड़ी के पल्लू में, उसको ओटी भरना कहते हैं। जैसे ही श्रीवल्ली के पल्लू में वो माँ का प्रसाद आता है, वैसे उन्हें शुभ समाचार मिलता है। हुँ। बॉलीवुड वाले ऐसा सीन कभी दिखा सकते हैं कि अपनी फिल्मों में? नहीं, वो बोलेंगे ये तो अंधश्रद्धा है। वो अंधश्रद्धा के रूप में उसको मजाक उड़ाएंगे, उन सारे रीति रिवाजों को, परंपराओं को। यहाँ पर डायरेक्टर सुकुमार देखिए, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वही ये बात दिखा सकता है। और जैसे ही वो शुभ समाचार उसे मिलता है, वहां पर जितनी भी दादी नानी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो पुरुषों को कह रही कि चलो चलो तुम लोग बाजू हो जाओ, और पुष्पा को भी कह रही है, उसके साथ वाले लड़कों को भी कह रही है कि भाई चलो चलो तुम बाजू हो जाओ। यहाँ पर देखिए, जो दादी नानी है, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, कि जिसके इशारों पर पुरुष भी बाजू हो रहे हैं। पुष्पा जैसा जिसको से पूरी दुनिया लड़ रही है, डर रही है, उसको दादी कहती है बाजू हो जा, तो वो बाजू हो रहा है। ये होती है स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन। पर इनको ऐसी महिलाएं स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, ऐसी महिलाएं पेट्रियार्की से कुचली हुई लगती है। इनका स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होने का वो दृष्टिकोण ही पूरी तरीके से अलग होता है। तो वहां पर दादी नानी तुरंत पुरुषों को साइड में कर रही है, और फिर उसके गर्भा जो पीरियड्स वगैरह है उसके बारे में वो पूछ रही है। अब ये पीरियड्स की जो बात है, वो गुप्त तरीके से अकेले में पूछ रही है, ये देखिए। और ये बात भी फेमिनिस्टों को बहुत चुभती है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे फेमिनिस्ट क्रिएटर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, जो मेडिकल में जा रहे हैं, मेडिकल वाला वो रैपर में वो पैड्स पैक करके दे रहा है, तो वो मेडिकल वाले से लड़ेंगे कि क्या हो गया, पीरियड्स आ गए हैं तो तुम कौन होते हो पैक करके देने वाले, मैं हाथ में ले जाऊंगी। भाई वो कोई ऐसा पेट्रियार्कल मॉन्स्टर नहीं है, वो उल्टा तुम्हारी केयर कर रहा था। भाई तुमको कहीं पर अनकंफर्टेबल फील ना हो पैड ले जाते समय, तुमको खुलकर ले जाना है तो ले जाओ ना, कोई मना नहीं कर रहा। पर कोई उसको
तुमको कंफर्टेबल फील कराने के लिए अगर वो पैक करके दे रहा है तो कोई मॉन्स्टर नहीं है। यहां पर भी देखिए पीरियड्स के बारे में पूछना था तो सबसे पहले दादी नानी पुरुषों को बाजू में करती है। ये सीन वही व्यक्ति लिख सकता है ना जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हो। ये बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स इस प्रकार का सीन लिख ही नहीं सकते। वो तो उल्टा फीमेल कैरेक्टर्स को पीरियड्स पीरियड्स चिल्लाते हुए दिखाएंगे इनकी थैंक यू फॉर कमिंग फॉर मोर शॉट्स जैसी फिल्मों में। तो ये जो चित्रण है ना समाज का, ये सबसे बढ़िया था। और जतरा के सीन में बाद में भी आप देख लीजिए, जो लड़के वहां पर छेड़ने के लिए आते हैं पुष्पा की बहन को, उसका पल्लू वो गिरा रहे हैं। अब एक स्त्री का पल्लू नीचे गिरना, ये उसके चरित्र से जोड़कर दिखाया गया है। आप सोचिए फेमिनिस्टों को ये सीन कितना चुभा होगा, जो कहते हैं कि तुम्हारे घर की इज्जत कोई हमारे पल्लू में छिपी है क्या, तुम्हारे घर की इज्जत कोई हमारे छाती में छिपी है, या हमारे पैरों के बीच में वजाना में छिपी है क्या। इस प्रकार की बातें फेमिनिस्ट खुलकर करते हैं। वहां पर स्त्री के पल्लू के गिरने को उसके चरित्र से जोड़कर दिखाया, और वो स्त्री अपनी इज्जत ढकने के लिए वो पल्लू को संभाल रही है। ये सीन फेमिनिस्टों को कितना चुभा होगा आप जरा सोच करके देखिए। और वहां पर पुरुष आकर के उसकी रक्षा कर रहा है। इनकी काल्पनिक फिल्मों में वो जिगरा वगैरह टाइप फिल्में भी आलिया भट्ट की आई थी, टेक्निकली वेल मेड थी फिल्म, और कोई टॉक्सिक एकदम जोन में नहीं जाती है। परंतु वहां पर देखिए आलिया भट्ट हजारों हजारों पुरुषों को मार रही है। भाई कभी, अब ये इनको रियलिस्टिक लगता है, एक आलिया भट्ट बिल्कुल पतली सी लड़की वो हजारों पुरुषों को मार रही है। तो इनको स्त्री को पुरुष बनाना है, पुरुषों में से पुरुषत्व तो समाप्त करना है, कहीं पर पुरुष थोड़ा सा लिखे दिखे लड़ते हुए तो उनको वो मेल ईगो का सेलिब्रेशन लगता है। तो ये जो है ना पारंपरिक दृष्टिकोण, वो आज के समय में मुझे तो कम से कम केवल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देता है, बाकी तो कहीं पर नहीं। और इस मूवी में और एक जो चीज़ हमें एक उभर के दिखती है वो है कि पूरे फ़िल्म में एक हिंदुइज़्म या सनातन धर्म का पूरा एक सेलिब्रेशन है। मतलब शुरुआत से ही जो है पुष्पा को पूजा-पाठ करते हुए दिखाया गया है। पूरा वो बार-बार मंदिर जा रहा है और वहाँ पे भी मतलब जंगल में भी कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पे भी पूजा हो रही है। एंड में भी जब ये जतरा वाला सीन तो है ही, पर उससे पहले जब वो सैंडलवुड या रक्त चंदन की डील करने जाता है, तो वहाँ पे बीच पे वो पहले शिवलिंग बनाता है और वहाँ पे उसकी पूजा कर रहा होता है जब वो दूसरा जो है डीलर उससे मीट करने आता है। तो ये एक जो सनातन धर्म का सेलिब्रेशन कहें या एक अनअपोलोजेटिक सनातन धर्म का एक डिस्प्ले हम कहें अगर मूवी में, तो ये हमें बॉलीवुड की मूवीज़ में क्यों नहीं देखने मिलता? मतलब यहाँ पे अगर हिंदू आइडेंटिटी है उसको छुपाया जाता है और कहीं कोई क्रिश्चियन है तो उसको दिखाया जाता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर ये संडे मास को जा रहा है या अगर ये फ्राइडे हम्म। मास को जा रहा है। मुस्लिम है तो अगर वो नमाज़ को जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम लक्ष्मी का ही मूवी का एग्ज़ाम्पल ले लें तो उसमें भी ये दिखाया गया था कि जो कुछ हिंदू उपाय उसको बताए गए थे, उसमें उसको सब ऐसा दिखाया गया कि ये सब सुपरस्टिशन है और वहीं कुछ कोई बाबा या फ़कीर वहाँ पे आ रहा है तो उसका सब माना जाता है। तो ये एक जो हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं बॉलीवुड में और ये जो सदर्न मूवीज़ हैं इसमें, तो ये हमें कल्चरल डायलेमा क्यों दिखाई देता है दोनों साइड? देखिए सदर्न मूवीज ये शब्द तो मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि सदर्न मूवीज मत कहिए, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कहिए। क्योंकि तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री तो बॉलीवुड से भी बहुत आगे है हिंदू घृणा फैलाने जी, में। जी। एक्सट्रीमली कम्युनिस्टों के हाथों में चली गई फिल्म इंडस्ट्रीज है दोनों पिछले 10 वर्षों में। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कहीं पर थोड़ी सी अभी बची हुई है, वहां पर भी कुछ कुछ फिल्म मेकर्स है वो थोड़ा वो कंटेंट बना रहे हैं, पर अभी भी ओवरऑल तेलुगु दर्शक समझदार है, इस कारण से वो फिल्में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो जो आपने कहा कि ये डिफरेंस क्यों दिखाई देता है हमें बॉलीवुड में या फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, देखिए बॉलीवुड की जो कुछ क्लासिक फिल्मों की लिस्ट अगर आप उठाएंगे ना, तो उनमें आपको जाने भी दो यारो जैसी फिल्म का नाम, एक डार्क कॉमेडी बड़ा सेलिब्रेट करते हैं ये लोग उसको। उसमें महाभारत वाला सीन आप देखिए, रामलीला हुँ, महाभारत वाला जो सीन था, किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाया गया उस सीन में। और ये लोग उसको आइकॉनिक क्लासिक सीन कहते हैं। हुँ। और उसके पीछे इनका तर्क होता है कि भाई हमें रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ना है, और रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ने के नाम पर ये लोग बस हिंदुओं को टारगेट करेंगे कि भाई हम हिंदू बिगटरी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये हमेशा जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी है जो हमारे भारत के, वहां से निकल कर आने वाले जो फिल्म मेकर्स अधिकतर होंगे ना, घोट पीट कर जो कुछ उनका 3-4 वर्षों का कोर्स होता है, बार 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 उनके दिमाग में यही बातें डाली जाएंगी कि आपको मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के विरुद्ध उस कॉन्टेक्स्ट में ही फिल्में बनानी है, बहुसंख्यकवाद से आपको लड़ना है, रिलीजियस डॉगमेटिज्म के नाम पर बस हिंदुओं को आपको टारगेट करने की बातें दिमाग में डाली जाएंगी। एक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का हवा खड़ा किया जाएगा कि 5,000 वर्षों से यहाँ पर ब्राह्मणों ने अत्याचार की है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की थी। तो जो कुछ भी उनके, और उसके लिए वो राम के नाम जैसी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, और भी बहुत सारी सी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह है। तो वो पूरा एक नैरेटिव उनके दिमाग में डाल दिया जाता है, इतिहास की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण। और फिर वही फांसीवाद से लड़ना है, और माइनॉरिटी हमेशा
पीड़ित होती है भाई, वो विक्टिम होती है, तो आपको उनको हमेशा से विक्टिम ही आपको दिखाना है अपनी फिल्मों के माध्यम से, और मेजोरिटियन जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको आपको विलन दिखाना है। तो ये एक कॉमन सोचने का तरीका है वोक और लिबरल्स का। ये केवल भारत में ही नहीं, आपको इवन हॉलीवुड में भी अभी नई जनरेशन जो फिल्म मेकर्स की वहां आई हुई है, वो लोग भी वहां पर वही कर रहे हैं। हालांकि हॉलीवुड तो हमेशा से बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रहा है, अभी भी वो ज्यादा वो फिल्म मेकर्स वहां पर नहीं है। पर भारत में तो लगभग 70 के दशक से ये वो मेंटेलिटी के फिल्म मेकर्स हमने देखे हैं। हमने तो जन्म लेते ही इसी प्रकार की बातें देखी है कि भाई हमेशा हिंदू घृणा फैलाने वाले कैरेक्टर्स, हिंदुओं को टारगेट की जाने वाली बातें हमने फिल्मों में देखी हुई है। तो ये उसी, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात ले लीजिए या हमारे इतिहास की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, तो हमेशा रामायण का, रामलीला का, महाभारत का, इनका वो हमेशा अपनी फिल्मों के माध्यम से मजाक उड़ाएंगे। अ, हिंदू रीति रिवाज और परंपराएं उनको अंधश्रद्धा धकोसला लगती है, तो वो लोग किस प्रकार से ये जतरा जैसे सीन देखेंगे, वो लिख ही नहीं सकते इस प्रकार के सीन। और जो फिल्म मेकर्स एक जो इनका एक सिस्टम है ना फिल्म मेकर बनने का, फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू होकर आने का, उससे जो फिल्म मेकर नहीं आए हैं ना, वो आप देख लीजिए ज्यादा ट्रेडिशनल फिल्में बनाते हैं। एस एस राजामौली किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं सीखे हैं, वो अपने पिता, अपने परिवार, वो फिल्म इंडस्ट्री में ही रहा है, तो वो खुद से फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, खुद से वो फिल्में बनाने लगे थे। वो भी अगर फिल्म इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो वो भी यही बातें, उनका इतिहास की तरफ, समाज की तरफ, परिवार की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता। फिर उनके दिमाग में भी वही आती कि नहीं यार, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्त्री का चित्रण नहीं कर सकते, उसको हमेशा पेट्रियार्की का विक्टिम ही हमें दिखाना पड़ेगा। तो एस एस राजामौली वो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से नहीं आए हैं, इस कारण से उनका भी एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है। सुकुमार, उनके बारे में मुझे पता नहीं वो कहीं पर गए हैं फिल्म इंस्टीट्यूट में या नहीं, पर पुराने फिल्म मेकर है तो मेरे अनुसार शायद नहीं गए होंगे। पर फिर भी जुड़े हुए हैं अपने ट्रेडिशनल या जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि भाई फैमिलीज कैसे फंक्शन करती है, ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग कैसे रहते हैं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार कैसे होते हैं। ये बातें दिखती है कि उनकी फिल्मों के माध्यम से जैसा उन्होंने चित्रण किया है उसमें ये बातें पता चलती है। जी। और अगर हम ये कंपेयर करें तो आपको ऐसा लगता है कि कांतारा में जो एक पावरफुल सीन था एंड में, और यहाँ पे जो अगेन फिर से पुष्पा में जो वो जतरा वाला पावरफुल सीन है, तो क्या इससे बॉलीवुड की आंखें खुलेंगी और क्या वो शायद अभी एक कल्चरल फिल्म्स या फिर एक नेशनलिस्टिक या हिंदू मुद्दे पे फिल्म बनाने लगेंगे? देखिए, बॉलीवुड के तो आँखें मुझे नहीं लगता कि खुलेंगी, क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के जो क्रिटिक्स हैं ना, मैं कुछ देख रहा हूँ, वो पुष्पा 2 की ऑडियंस को लो क्लास, जाहिल, गँवार, अनपढ़, देहाती इस प्रकार के शब्द उपयोग करके उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। पूरा इनका इकोसिस्टम मैं देख रहा हूँ, सिस्टमैटिक पैटर्न में कमेंट्स वगैरह उन वीडियोज़ के नीचे देखने को मिल जाएँगे। ये कह रहे हैं कि भाई अब पता चला कि अल्लू अर्जुन ने पटना में जाकर के इसको प्रमोट क्यों किया, तो पटना के, बिहार के लोगों के प्रति भी रेसिस्ट कमेंट्स ये लोग पास कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि ये सब पेट्रियार्कल माइंडसेट के घिनौने लोग हैं, ये सब फालतू बातें हैं, हम बड़े इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, और हम इनको अपनी फिल्मों के माध्यम से काउंटर करेंगे। तो ये लोग अभी भी वही अपने, मुझे नहीं लगता कि बदलने का प्रयास करेंगे, और कुछ बदलना चाहते भी है ना, फिर वो सिंघम 3 जैसा कुछ बहुत ही क्रिंज मीडियोकर कंटेंट बना करके रख देंगे, जिसमें कहीं पर भी कोई ना रामायण का सम्मान था, कुछ नहीं, बस दिखावे का एक ढोंग उन्होंने किया था। पर जब अंदर से वो बात नहीं होती ना, तो कंटेंट में भी वो नहीं झलकता। अंदर से वो भाव होना चाहिए, तभी आपके कंटेंट में भी वो बात दिखती है। फिर आप एक गैंगस्टर ड्रामा भी बनाते हो ना, तो उसमें भी एक सामान्य मनुष्य, एक ट्रेडिशनल फैमिली का व्यक्ति जुड़ सकता है। पर अगर आप फिर एक कॉप ड्रामा भी बनाते हो जो गुंडों के विरुद्ध लड़ रहा है, उसमें आप रामायण की थीम भी डाल देते हो, पर भी वो कल्चरल नहीं लगती। पर अगर आप सच में सही तरीके से, आपकी भाव शुद्ध हो ना, तो एक गैंगस्टर ड्रामा के माध्यम से भी आप कल्चर को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आरआरआर में ही अगर हम देखें तो वो पूरा फिल्म का टॉपिक कुछ और था, पर एंड में जो वो बस एक सिंबॉलिक फाइट सीन था, तो वो एक सीन बिल्कुल। में ही पूरा लोगों को कंटेक्स्ट समझ गया। तो इसका ये नहीं है कि आपको पूरे स्क्रिप्ट में ही वो क्योंकि अभी चल रहा है, नैरेटिव हुँ, चल हुँ, रहा है, हुँ। तो इसलिए आपको वो जबरदस्ती प्लॉट करना पड़ेगा, पर आप सिंबॉलिक वे में भी उसको अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। और ये आपने जो आरआरआर का उल्लेख किया ना, उसके लिए मैं कहूंगा कि फिल्म कंपेनियन का एक आर्टिकल है, वो आरआरआर पर उन्होंने आर्टिकल लिखा था जब अमेरिका में बहुत ज्यादा उसको अप्रिसिएशन मिलने लगा ना आरआरआर को। तो उन्होंने उस पर आर्टिकल लिखा था कि कैसे ये बहुसंख्यक वाद को प्रमोट करने वाली फिल्म है, सांप्रदायिक है, हिंदू सिंबल्स को कैसे इसमें इतना ग्लैमराइज किया गया है, वीर सावरकर उनके द्वारा डिजाइन किए गए फ्लैग को किस प्रकार से जगह जगह पर उन्होंने दिखाया है। तो ये इंडस्ट्री इस प्रकार से सोचती है, ये केवल केवल फिल्म कंपेनियन की बात नहीं है, ओवरऑल इस इंडस्ट्री की जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म मेकर्स है, उनका सोचने का तरीका ही ऐसा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं भाई, हम हिंदू रिलीजियस सिंबल्स को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो
हजारों वर्षों की ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की से जुड़े हुए हैं, इन्होंने तो अत्याचार किए थे यहाँ पर, तो इन सिंबल्स को हम कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं। वो वही विदेशी आक्रांताओं का, मुगलों का महिमा मंडन ये लोग करते थे, और आज सम्राट पृथ्वीराज उनके ऊपर भी फिल्म अगर बनाते हैं तो इतनी घटिया फिल्म बना करके रख देंगे वाईआरएफ की फिल्म, कि उसमें कहीं पर राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म तो अंदर से फील ही नहीं होगा। तो ये लोग चाह कर भी कुछ अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते, क्योंकि ये टूट चुके हैं जमीन से। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आज भी वहां के फिल्म मेकर्स है वो कहीं ना कहीं पर जमीन से जुड़े हुए हैं, वो ये बातें समझते हैं। पर बॉलीवुड की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो 70-80 के दशक तक जो फिल्म मेकर्स थे बॉलीवुड में, भले ही उनकी फिल्में सोशलिस्ट माइंडसेट की रही हो, पर उनका भी आप देख लीजिए सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक चित्रण जो था वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही था। आप 80 के दशक की जो कुछ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट फिल्में देखेंगे ना, तो उसमें गरीब माँ का बेटा, माँ को पारिवारिक दिखाया जाएगा वगैरह, तो वो चित्रण पारिवारिक कम से कम ट्रेडिशनल था। भले ही वो फिल्म की थीम आइडियोलॉजी अलग हो, वो बात अलग है। तो 70-80 के दशक तक ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय के फिल्म मेकर्स जमीन से जुड़े हुए थे, स्ट्रगल करके कम से कम इंडस्ट्री तक पहुंचे थे। भले ही उनकी सोचने के तरीका सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, तो उन्होंने जमीनी सच्चाई देखी हुई थी, तो उनके चित्रण में वो बातें थी। पर अभी जो दूसरी या तीसरी जनरेशन बॉलीवुड में आई हुई है ना, उन्होंने स्ट्रगल देखा ही नहीं है, उन्होंने जमीन देखी ही नहीं है, उन्होंने भारत के गांव देखे ही नहीं है। उनका डेली रूटीन ये है कि भाई सुबह उठना है, जिम जाना है, प्रोटीन शेक लेना है, डांस क्लब जाना है, डांस सीखना है, बस हो गया। इनका एक्टिंग क्लास वगैरह जो कुछ ये करते हैं, इससे बाहर उनको दुनिया ही नहीं पता। और दुनिया जानने के लिए ये पढ़ते हैं कुछ वामपंथियों की पुस्तकें, जिसमें वामपंथियों ने लिख करके रखा है कि भारत के गांव में तो ऐसे दरिंदे रहते हैं, पेट्रियार्कल मॉन्स्टर्स रहते हैं, तुमको इसको उखाड़ फेंकना है पेट्रियार्की को। कुछ बाहर की विदेशी इतिहास वाली पुस्तकें पढ़ेंगे कि भाई नेशनलिज्म तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, या वो स्काउंडर्स का सबसे आखिरी अड्डा होता है नेशनलिज्म वगैरह। तो ये सब बातें वो विदेशी कुछ लेखकों की पढ़कर उनका वो सोचने का तरीका ही राष्ट्रवाद के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति देखने का दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है, ये लोग जमीन से टूट चुके हैं, ये चाह कर भी अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते। पर अभी एक कुछ चेंज लगने लगा है कि अब जैसे पहले जो है वो मुगलों का महिमा मंडन करने वाली फिल्में आती थी, तो एटलीस्ट अभी बॉलीवुड ट्राई तो कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान भले अच्छी नहीं थी, पर अभी छावा का जो हमने टीजर देखा जो विकी कौशल की है, तो वो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है मूवी। तो आपको लगता है कि उसमें कुछ हो सकता है, या वो भी पृथ्वीराज जैसे ही टोन में चली जाएगी, थोड़ा सेक्युलर मोड में चली जाएगी मूवी? देखिए, मुझे अभी तो केवल उन्होंने एक छोटा सा टीजर रिलीज किया था, उसमें केवल विकी कौशल उनका जो पात्र है वो हमें दिखाई दे रहा है, कुछ भी अभी तो ओवरऑल पता नहीं चला है। पर उसके जो डायरेक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उनकी जो पहली हिंदी फिल्म थी लुका छुपी, उसमें उन्होंने एक संस्कृति रक्षक नाम की पार्टी दिखाई थी, पूरी फिल्म की थीम ही वही थी, ऐसा कोई सबप्लॉट भी नहीं था। पूरी थीम की फिल्म की थीम ही वही थी, एक संस्कृति रक्षक नाम की पार्टी थी, भगवा झंडा वगैरह उनके साथ में दिखाए हैं, पूरा हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है। वो बड़ा इस्लामोफोबिक है, माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रही है भारत में, उनको परेशान वगैरह कर रहे हैं। और फिर बहुत दो मुस्लिम पात्र भी थे, उनको बड़ा विक्टिम और बड़ा लिबरल माइंडसेट का उन्होंने दिखाया था। तो ये उनकी मेंटेलिटी है। लक्ष्मण उतेकर उनकी पहली फिल्म थी। इवन उनकी द्वारा लिखित कहानी अभी 2-3 महीने पहले एक फिल्म भी रिलीज हुई थी लक्ष्मण उतेकर के द्वारा लिखित कहानी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ज्यादा चली नहीं, बिल्कुल ही लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। उसमें भी आप सामाजिक चित्रण, पारिवारिक चित्रण देखेंगे ना, तो वही हिंदू जो मेल पेट्रियार्क है, जो दरिंदे वो बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह दिखाया है। हिंदू घर की महिलाएं बिल्कुल पीड़ित, बस रो रही है, बिलख रही है, यहाँ पर नीचे तक पूरा घूंघट में उनको दबा करके कुचल करके रखा हुआ है। और जो उस परिवार की जो बेटी है, वो आगे जाकर के ये कहती कि तुम्हारे पगड़ी के सम्मान के लिए क्या मैं पल्लू ले लूं, या इस प्रकार का कुछ डायलॉग है वहां पर। तो घर के सम्मान के लिए क्या मैं ये सब बातें तुम्हारी मानूं क्या? तो ये इस प्रकार की मेंटेलिटी के है। अब पता नहीं वो छावा में क्या दिखाएंगे। मैं तो कहता हूँ छावा अच्छी भी हो ना तो भी चलो, मैं अच्छी हो तो अच्छी कहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वो अंदर से वो खुशी नहीं होगी कि ऐसे डायरेक्टर की फिल्म में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और अगर अच्छी फिल्मों की बात करें तो अभी कांतारा की नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उस मूवी का, तो उसका एक टीजर आया है। और ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में जो उनकी छत्रपति शिवाजी महाराज पे भी जो फिल्म आ रही है उसका भी पोस्टर रिलीज किया है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? कांतारा का जो दूसरा पोस्टर आया ना, कांतारा सेकंड पार्ट का, जिसे चैप्टर 1 उन्होंने नाम दिया है, कांतारा चैप्टर 1। मैं बहुत उत्सुक हूँ उस फिल्म के लिए। पोस्टर में ही बहुत जबरदस्ती एक तपस्वी योगी की तरह कैरेक्टर हमें दिख रहा है, जो नीचे पाताल लोक में, या क्या कहे, नीचे बहुत बड़े गड्ढे में है नीचे। ऊपर से बहुत सारे लोग ऐसे कुछ आ रहे हैं, उसके हाथ में वो परशु ही कहते हैं ना उसको, परशु वो हथियार, उसको क्या कहेंगे? त्रिशूल है एक हाथ में, तो त्रिशूल, और एक हाथ में परशु भी दिखता है, परशुराम जी के हाथ में होता है ना वो अस्त्र, उसको क्या कहते हैं? परशु ही कहते हैं शायद। फरसा।
फरसा, हाँ, वो कुछ है उसके हाथ में वो। तो इस प्रकार का एक पात्र का चित्रण है, रुद्राक्ष की मालाएँ वगैरह है, तो प्रॉपर दिख रहा है वो पात्र। वो पोस्टर देखकर ही एक्साइटमेंट, उत्सुकता तो बढ़ती है। छत्रपति शिवाजी महाराज उन पर जो फ़िल्म बनाई जा रही है, वो बॉलीवुड की तरफ से है। संदीप सिंह उसके प्रोड्यूसर है, उन्होंने कास्ट किया है। हालाँकि पोस्टर देख कर के उन्होंने एक अखंड भारत का मैप हमें पीछे दिख रहा है, और ऋषभ शेट्टी पता नहीं उनको ऐसे नीचे झुककर दिखाया है, थोड़ा-सा गौरव के साथ में थोड़ा फर्स्ट पोस्टर रिलीज करे तो दिखाना चाहिए था। चलो वो भी अलग बात हो गई, पर जो संदीप सिंह जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने अभी तक जितनी भी राष्ट्रवादी फ़िल्में बनाई ना, बहुत ही मीडियोकर रही है। इवन जो प्रधानमंत्री मोदी उन पर जो 2019 में फ़िल्म बनाई थी लोकसभा इलेक्शन से पहले, विवेक ओबेरॉय को साथ में लेकर के, टेक्निकली बहुत ज़्यादा खराब फ़िल्म थी, उसका तो सब जगह पर मज़ाक ही उड़ा था। वो उसी प्रोड्यूसर की फ़िल्म है। उसके बाद अभी पंकज त्रिपाठी की जो अटल फ़िल्म आई थी, वो भी उसी प्रोड्यूसर की फ़िल्म है। 3-4 और फ़िल्में उन्होंने ऐसी ही राष्ट्रवादी अनाउंस करके रखी है। और उसमें जो डायरेक्टर जिसको लिया था अटल फ़िल्म के लिए, रवि जाधव है, मराठी फ़िल्म मेकर है, जी, आप तो जानते ही मालूम होंगे मालूम। उनको। हाँ, तो उनकी फ़िल्में भी अगर आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर वो थोड़ा वोक माइंडसेट वाली हमें दिखाई देती है। एक तो अ, जो वो फीमेल लड़का, अतुल कुलकर्णी की कौन सी फिल्म थी, उसका नाम क्या है वो, नटरंग। नटरंग। उसमें भी आप देख लीजिए एक पुरुष स्त्री बन रहा है वो, हालांकि उस समय जेंडर आइडेंटिटी वगैरह ये बातें उतनी प्रचलित नहीं थी, पर फिर भी उस समय आप सोचिए, इतने 14-15 वर्ष पहले ये थीम रवि यादव उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से डाली थी, जो आज हम रेडिकल जो जेंडर आइडेंटिटी वगैरह वो सब बातें हम देख रहे हैं। या इवन उनकी न्यूड नाम की एक मराठी फिल्म आई थी, उसमें भी वही सारा वोक माइंडसेट से किया गया चित्रण ही था न्यूड फिल्म में। अब ऐसे डायरेक्टर को आप अटल जी पर फ़िल्म बनाने के लिए ले रहे हैं, और एक बाल शिवाजी करके भी फ़िल्म उन्होंने अनाउंस की थी, उसका तो कुछ अता-पता ही नहीं है, वो बस अनाउंस करके पोस्टर बना कर के छोड़ दिया था। और सबसे प्रॉब्लमैटिक बात तो मुझे तब लगी थी, अटल फ़िल्म जो उन्होंने अनाउंस की थी ना, पहले जिस बुक पर वो फ़िल्म बनाने वाले थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम दिख रहा था, वो प्योर एक वामपंथी लेखक है। मैं उनके ट्विटर हैंडल पर गया, वहाँ पर मोदी जी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध बहुत सारे ट्वीट वगैरह दिखाई देते। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि भाई, राष्ट्रवादी फ़िल्म बना रहे हो और ऐसे लेखक की पुस्तक आप ले रहे हो क्या? बाद में पता नहीं, कुछ दिनों के बाद में कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उनके बीच में कुछ लीगल केस वगैरह चल रहा था, जिस वो लेखक के साथ पहले वो फ़िल्म बनाने वाले थे। फिर शायद उस बुक को उन्होंने हटा दिया, एक मराठी लेखक की पुस्तक पर फिर उन्होंने अटल फ़िल्म बनाई है। हालाँकि वो भी मीडियोकर फ़िल्म ही थी, पंकज त्रिपाठी का एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अ, आज विचित्र सा ही था, वो ओवर न्यूट्रल या ड्रामेटिक बहुत ऐसा, बनाया था थोड़ा-सा। हाँ, ओवर बना दिया था उन्होंने कुछ, वो अटल फ़िल्म भी कुछ अच्छी फ़िल्म उन्होंने नहीं बनाई थी। तो अभी ऋषभ शेट्टी उनको साथ में लेकर के क्या बनाएँगे पता नहीं, बहुत सारे लोग उत्सुक हो जाते हैं, पर मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा देखना चाहिए, प्रोड्यूसर कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, किस प्रकार की फ़िल्में उन्होंने बनाई है, एकदम से उत्सुक होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतिम प्रश्न आपसे कि पुष्पा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, आपको क्या लगता है? पहले 4-5 दिन में ही का सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है और आगे मेरे ख्याल से अभी 800 करोड़ का ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 800 कलेक्शन करोड़ हो हो चुका गया है। है, 821 करोड़ कुछ हो गया है, मैंने देखा अभी। तो आपको क्या लगता है कि ये पुष्पा 2 क्या नया बेंचमार्क सेट करेगा? और उसके साथ ही एक प्रश्न कि पुष्पा 3 के आपके क्या प्रेडिक्शन है? पुष्पा 3 में स्टोरी लाइन कहाँ जाएगी? देखिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो मैंने जिस दिन फ़िल्म देखी थी 5 तारीख को, उस दिन बाहर आकर बोल दिया था कि भाई 2000 करोड़ ये फ़िल्म कमाएगी। क्योंकि एंडिंग के सीन में जिस प्रकार से आदमी पूरा अंदर से मूव होता है ना, तो पता चलता है कि यार दूसरा भी कोई आदमी देखेगा, कोई व्यक्ति आकर के देखेगा, तो वो 4 लोगों को रिकमेंड तो करेगा कि यार कुछ अलग ही एक्सपीरियंस दिया है, मुझे जा कर के देखो। तो इस कारण से मैंने कहा था कि 2000 करोड़ तक तो ये पहुँचेगी ही। और एक बात और बताना चाहूँगा, अभी मैं एनडीटीवी पर, यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। एक रीगल सिनेमा करके कुछ उसके रीगल या हाँ, नाम छोड़िए, जो भी हो, एक सिनेमा चेन के ओनर थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था एनडीटीवी पर। मुझे किसी मित्र ने, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ने शेयर किया वो वीडियो। वो थिएटर ओनर लिटरली बोल रहे हैं कि बॉलीवुड ने हमें बर्बाद किया था, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने बचाया। लिटरली वो फिल्म थिएटर ओनर ये बातें आज खुलकर बोल रहे हैं, और यहां तक बोला कि पठान और जवान जैसी फालतू फिल्मों को जो उन्होंने किया, उसकी अपेक्षा आज सच में ऑडियंस हमारे थिएटर में आकर के देख रही है। वो वीडियो अभी एनडीटीवी पर एक डेढ़ घंटे पहले अपलोड हुआ है। तो ये तो हम ये, देखते हैं कि जो एडवांस बुकिंग भी हुई है उससे मतलब पीवीआर, आइनॉक्स वगैरह के शेयर भी काफ़ी जंप किए थे पुष्पा के रिलीज़ के कारण बस। और आप देखिए ना, ये लोगों ने जो पिछले वर्ष जबरदस्ती कुछ 2-3 हिट फिल्में दिखाई, पठान जवान वगैरह, इस वर्ष भी जो फिल्में दिखाई, पीवीआर का शेयर पिछले डेढ़ वर्ष से एक वही टेरिटरी में है। पठान जवान के समय थोड़ा सा उछला था, 100-150 रुपए ऊपर गया था।
पर अगर अगली तिमाही में सच में उनका प्रॉफिट बढ़कर आता ना, तो वो कंटिन्यूटी रहती, वो सच में ऊपर जाता। अब ठीक है, वो लोगों को लगा कि यार पठान जवान हिट हो गई है तो शेयर ऊपर जाएगा, तो कुछ लोगों ने परचेस किए होंगे, तो 100-150 रुपए उस समय ऊपर गया था पिछले वर्ष वो। पर अगली तिमाही में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, प्रॉफिट उनका बढ़कर नहीं आया, तो फिर से शेयर डाउन हो गया और अभी 1500 रुपए कुछ चल रहा था। मुझे विश्वास है अगली तिमाही में जब पीवीआर के रिजल्ट्स आएंगे ना, उनके क्यू टू या क्यू थ्री रिजल्ट्स अभी आएंगे 2024-25 के, शेयर भागेगा पीवीआर का, आप देख लेना। क्योंकि इसमें सच में उनको प्रॉफिट होगा। पिछली बार भले ही वो कुछ भी दिखावे का था, जो भी जबरदस्ती की हिट फिल्में थी, इस बार उनका प्रॉफिट अवश्य बढ़ेगा अगली तिमाही में। और पुष्पा 3 की आपकी क्या स्टोरी पुष्पा लाइन थ्री प्रेडिक्शन? को लेकर के देखिए इस बार ही बहुत कुछ जो एंडिंग में जिस प्रकार का एक्शन सीक्वेंस दिखा है, अगली बार तो पता नहीं सुकुमार आगे क्या दिखा सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंस हमें उसमें देखने को मिलेगी, इतनी बात तो पक्की है। भैरव सिंह शेखावत मेरे अनुसार उनको दोबारा नहीं लेना चाहिए फाद फाजिल, क्योंकि इस बार ही जितना उनको देखना था ऑडियंस देख चुकी है। एक नया विलन उसमें होना चाहिए, जो भी उनके फैमिली में शायद हो सकता है कि पुष्पा अपने बच्चे को खो दे शायद, या पत्नी को खो दे, या बच्चा बच जाए, इस प्रकार का कुछ वो शायद दिखा सकते हैं। और उसके बाद में उसको जो अंदर चोट लगेगी, सोचिए केवल पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसने इतना कुछ किया, तो अगली बार अगर वो अपनी पत्नी को खोता है या बच्चे को खोता है, तब वो क्या कर सकता है। इसी कारण से रैम्पेज उन्होंने नाम दिया है। वो कोहराम मचाएगा जिन्होंने भी उसके बच्चे या पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया है, या परिवार के साथ वो ऐसा कुछ किया है। तो पता नहीं कुछ तो झटका अगली पार्ट 3 के शुरुआत में हमें लगेगा। और फिर पुष्पा 2 सबसे कैसे बदला लेगा वो देखना ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और एक आपसे एक थ्योरी पूछना चाहूंगा मैं, काफी ऑडियंस का ये सवाल था कि जो स्टार्ट में जो जापानीज सीन दिखाया था उसका आगे पूरे स्टोरी लाइन में कहीं पे उल्लेख नहीं आया। तो क्या शायद ये पुष्पा 3 में इंटरनेशनल स्टोरी कंटिन्यू होगी कि इंडिया कवर करके फिर वो इंटरनेशनल ओवरसीज में अपना ये बढ़ा रहे, गैंग बढ़ा रहे ऐसे? जो शुरुआत की जो सीक्वेंस थी वो ड्रीम सीक्वेंस थी, उसे सपना आया हुआ था। वो जितना हम देखिए, वो तुरंत उसको बचपन का भी कुछ याद आता है जब वो पानी में डूबता है, और उसके बाद उसकी नींद खुल रही है और अपनी पत्नी के साथ में वो बेड पर था। तो मेरे अनुसार वो केवल ड्रीम सीक्वेंस तक ही सीमित था, और इंटरनेशनल जाने का तो अगले पार्ट में तो मेरे अनुसार वो बदला लेगा बस। रैम्पेज मतलब वो सब तरफ कोहराम मचाने वाला है, यही अर्थ होता है उसका। तो अपने परिवार के साथ जो कुछ भी उसके होगा, जितने भी मेंबर्स के साथ में, उसका वो बदला लेगा सबके साथ में। इंटरनेशनल अगले पार्ट में पता नहीं, नाम के अनुसार तो लग नहीं रहा कि वो इंटरनेशनली कुछ बदला लेने के लिए जाएगा किसी से। तो वो केवल ड्रीम सीक्वेंस की तरह देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। जी। आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, धन्यवाद।